हेलो दोस्तों, तो कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे एंड हेल्दी होंगे। एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस बायोकेम एसेसर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, जहां पर अपन लोगों ने एनटीपीसी ग्रुप डी पटवार या फिर दिल्ली पुलिस ले लो, इनके लिए अपन ने बैच स्टार्ट करके रखा है, जिसके अंदर अपन कोशिका रनिंग के अंदर है। तो कोशिका के अंदर अपन ने ऑलरेडी 3 लेक्चर ले चुके हैं और तीनों लेक्चर के अंदर अपन लोगों ने बहुत कुछ बातें सीख ली है, बहुत कुछ बातें अपन लोगों ने जान ली है। ठीक है, तो कोशिकांगों की अपन लोग जो अपन स्टार्ट किया था लास्ट वीडियोस के अंदर, कल इवनिंग का अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो उसके अंदर अपन लोगों ने 2 कोशिकांग कंप्लीट किए थे, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को सेपरेट वीडियो बनाने का मकसद यही था क्योंकि इन दोनों से बहुत सारे क्वेश्चंस आसानी से बनते हैं और दोनों से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है ना, इसलिए मैंने दोनों कोशिकांगों को अलग सेपरेट पढ़ा है ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है ना, और मैंने कुछ ज़्यादा इसके अंदर डीपली आपको लेके गया हूँ ताकि, क्योंकि इन दोनों कोशिकांगों से कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो बनता है वो आजकल डीपली क्वेश्चन बनने लग गया है, जैसे प्रकाशीय अपग्रह कहाँ पर होती है, अंधकार अपग्रह कहाँ पर होती है, वगैरह वगैरह। तो अपने जितना देखा है दोनों कोशिकांग के अंदर उतना सफिशियंट है। ठीक है, नेक्स्ट आज हम लोग बात करेंगे, जैसे गोल्जी काय की बात करेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे, ठीक है, राइबोसोम की बात करेंगे, लाइसोसोम की बात करेंगे, तारक केंद्र की बात करेंगे जिसको तारक काय बोलते हैं आप लोग। तो इन सभी कोशिकांगों की आप लोग आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगा लो, चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोग। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ईआर। ईआर का मतलब क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हिंदी में अपन लोग इसको क्या बोलते हैं? अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका। इट इज क्लियर, याद रखना इस चीज को। देखो, रेटिकुलम का मतलब ही क्या होता है? जालिका, यानी कि इसकी जो संरचना होती है वो जालिकावत संरचना होती है। पहला पॉइंट अपन को याद रखना है, क्या इसकी संरचना कैसी होती है? जालिकावत। तो याद रखना, ये केंद्रक के पास जालिका के रूप में होती है। केंद्रक के पास ये जालिका के रूप में होती है। अगर आपने जंतु कोशिका पादप कोशिका का कोशिका के अंदर केंद्रक के बाहर कुछ संरचनाएं देखी थी, ऐसे फोल्ड लाइक संरचनाएं देखी थी, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? अंतःप्रद्रवी जालिका बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही अपन इसको बोलते हैं। क्लियर हो गया इतना? ओके। अगर इसके अंदर आप लोगों को अगर साइंटिस्ट का नाम ध्यान में रखना है तो याद रखना पोर्टर। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, पोर्टर जो साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने ही खोज किया था और इन्होंने ही नाम दिया था। वैसे तो 2 या 3 साइंटिस्ट हैं इसके अंदर, यानी खोजकर्ता तो 3 है और नाम देने वाले 2 साइंटिस्ट हैं, जिसके अंदर पोर्टर और कलाम 2 साइंटिस्ट आते हैं। तो आपको ये वाला साइंटिस्ट का नाम याद रखना है क्योंकि ये दोनों के अंदर ही दे रखा है, इंपॉर्टेंट है, पोर्टर साइंटिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं इसके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो एकल झिल्लियुक्त कोशिकांग है। याद रखना दोस्तों, एकल झिल्लीबद्ध कोशिकांग है। एकल झिल्लीबद्ध कोशिकांग है, यानी इसके बाद सिंगल मेम्ब्रेन अपन लोगों को नजर आती है। ठीक है, तो अपन लोग इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि ये क्या है? केंद्रक है। ये क्या है दोस्तों? केंद्रक है। और आप लोग भली बात ही जानते हो, केंद्रक जो होता है वो दोहरी झिल्लीयुक्त होता है। कैसा होता है वो? दोहरी झिल्लीयुक्त होता है। तो ये लो, अपन इसकी डबल मेम्ब्रेन बना दिए भैया। ठीक है ना? ओके, समझना। केंद्र के अंदर क्या होती है? केंद्रिका होती है। और इसके अंदर क्या होती है? क्रोमेटिन फाइबर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? केंद्रक द्रव भरा रहता है। सिंपल सी बात है। तो केंद्र के 4 घटक होते हैं, 4 भाग होते हैं। अपन लोगों को पता होना चाहिए, आप लोग इसको पढ़ेंगे भी। इसी के जो केंद्रक झिल्ली होती है, इसी के जस्ट बाहर उपस्थित होती है क्या? अंतःप्रद्रवी जालिका। क्या उपस्थित होती है दोस्तों? अंतःप्रद्रवी जालिका। ध्यान से देखना। ओके, तो ऐसे जालिका में संरचना बनाती है, फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है ना, और ये एक दूसरे के समानांतर होती है। एक दूसरे क्या कैसे होती है? समानांतर होती है एक दूसरे की। ये देखो, पैरेलल होती है। तो ये अपन को जो नजर आ रही है फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर जालिका में संरचना, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? अंतःप्रद्रवी जालिका। जो कहां पर होती है? जस्ट केंद्रक के पास में।
कई बार यह भी देखा गया है कि केंद्रक झिल्ली से लेकर यह संरचना अपन को जो कोशिका झिल्ली होती है वहां तक भी नजर आती है। केंद्रक झिल्ली से लेकर कोशिका झिल्ली तक भी यह संरचना फैली हुई रहती है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसके कुछ भागों में तो कुछ भाग के ऊपर तो अपन को दानेदार संरचना नजर आती है और कुछ भाग ऐसा होता है जहां पर अपन को किसी भी प्रकार की दानेदार संरचना नजर नहीं आती है। क्वेश्चन ये आता है कि इस दानेदार संरचना को अपन लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, यह दानेदार संरचना अपन लोग दिख रही है, इसको अपन लोग बोलते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं इसको अपन लोग? राइबोसोम। यानी कि जो जिस भाग के ऊपर राइबोसोम उपस्थित होता है उस भाग को अपन लोग क्या बोलते हैं? इसको अपन लोग बोलते हैं RER, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। और जिस भाग में राइबोसोम अनुपस्थित होता है उस भाग को अपन लोग क्या बोलते हैं? SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि चिकनी प्रद्रवी जालिका। क्लियर हो गया इतना? तो अपन को ध्यान देना यह है कि जिस भाग के अंदर दानेदार संरचना पाई जाती है यानी कि राइबोसोम पाया जाता है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस भाग के अंदर किसी भी प्रकार की दानेदार संरचना अपन को नजर नहीं आती है उसको अपन लोग बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो वी कैन से, तो हम बोल सकते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये दो प्रकार का होता है। किसकी उपस्थिति के कारण? राइबोसोम की उपस्थिति के कारण। यानी कुछ भाग पे राइबोसोम पाए जाते हैं, कुछ पे राइबोसोम नहीं पाए जाते। तो एक तो होता है RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी में नोट कर रहा हूं मैं इसको। अंत है यानी कि खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका दोस्तों। ठीक है, SER को अपन लोग क्या बोलते हैं? चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। ये कैसी होती है? चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, पूरा नाम आप लोग लिख लेना। इतनी बातें क्लियर होगी? ओके, समझना ध्यान से। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसके ऊपर दानेदार संरचना पाई जाती है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? राइबोसोम बोलते हैं, राइबोसोम। यानी कि इस भाग में तो राइबोसोम पाए जाते हैं और इस भाग के अंदर राइबोसोम कैसे होते हैं? अनुपस्थित होते हैं, यानी कि अब्सेंट होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात आपको ध्यान देना यह है कि जो RER होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसके सरफेस पर कौन से टाइप का राइबोसोम पाया जाता है? 17 प्रकार का होगा या 80S प्रकार का होगा? जल्दी से, या तो 17 प्रकार का होगा या फिर 80S। तो आपको याद रखना है कि इसके ऊपर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम होता है वो 80S टाइप का होता है। दोस्तों याद रखना कौन से टाइप का होता है? वो 80S प्रकार का होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना ये 80S टाइप का होता है। इंपॉर्टेंट भाई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है भाई, और ये अपन को याद भी रखना है। 80S टाइप का होता है। ठीक है ना? अब जिसके ऊपर राइबोसोम पाया जाता है तो सिंपल सी बात है, उसका कार्य क्या होगा? तो कार्य होगा इसका प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन का निर्माण। क्या काम होगा इसका? प्रोटीन का निर्माण इसका कार्य होता है। और वहीं अगर बात करते हैं जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाया जाता है, जिसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ये प्रोटीन का निर्माण तो नहीं करती, लेकिन ये किसका निर्माण करती है? लिपिड व स्टेरॉइड का संश्लेषण यानी कि निर्माण। दिख रहा होगा नीचे, एक मिनट। ओके, एकदम क्लियर दिख रहा है? ठीक है, तो लिपिड व स्टेरॉइड का संश्लेषण इसके अंदर हो गया। लिपिड, स्टेरॉइड, ग्लिसरॉल वगैरह, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, इनका संश्लेषण कौन करता है? SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। और वही अगर बात करें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो इसके ऊपर राइबोसोम यानी दानेदार संरचना पाई जाती है, जो कौन से टाइप का होता है? 80S टाइप का होता है, जिसका कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है। इसका काम क्या होता है दोस्तों? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है। ओके, अब एक्स्ट्रा पॉइंट ध्यान से समझना। देखो अपन लोग लिंक करते हैं ना, अपन लोग जोड़ते हैं दो टॉपिकों को। आपने तंत्रिका कोशिका देखा होगा, अगर आपने तंत्रिका वाला भाग पढ़ा होगा, ठीक है, तंत्रिका कोशिका को अच्छे से पढ़ा होगा, जिसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? डेंड्राइट्स होते हैं, साइटोन होते हैं और एक्सोन होते हैं। याद करो थोड़ा सा। तो आपने, मैं डायग्राम बनाता हूं एक बार, इधर बना देते हैं। ठीक है, तंत्रिका कोशिका का डायग्राम बना रहा हूं मैं। ओके,
ये वाला पार्ट होता है डेंड्राइट्स, ठीक है, ये वाला पार्ट क्या होता है, डेंड्राइट्स होते हैं, ये न्यूक्लियस होता है इसका, इसके अंदर द्रव भरा होता है, ये वाला एक्सोन होता है, ये आपका टर्मिनल वाला पार्ट होता है। समझना ध्यान से, मैं क्या बताना चाहता हूँ, आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर यानी जो साइटोन वाला भाग होता है, यहाँ पर निसेल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं बच्चों, निसेल कणिका, जिसको अपन लोग बोलते हैं, क्या पाया जाता है, निसेल कणिका, जिसको अपन लोग बोलते हैं। तो ये जो निसेल कणिका होती है वो किसकी बनी होती है, निसेल कणिका किसकी बनी होती है, तो दोस्तों आपको याद रखनी है, ये निसेल कणिका RER प्लस राइबोसोम RER प्लस राइबोसोम की ये बनी होती है। और अब आपको देखने पर पता चल रहा होगा कि RER और राइबोसोम दोनों का काम क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण, क्योंकि ये दोनों क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसका मतलब निसेल कणिका में भी ये क्या कार्य करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं, प्रोटीन का प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपको अलग से लिख लेना है। निसेल कणिका किसकी बनी होती है, RER ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और साथ ही साथ ये राइबोसोम की बनी होती है, जिसका रोल, जिसका कार्य क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण इसका मुख्य कार्य होता है। तो बोलो बच्चों, इतना क्लियर हुआ राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला, ठीक है ना। तो ये राइबोसोम वाला पॉइंट अपन को याद रखना है, ATS टाइप का इसके सरफेस पे राइबोसोम होता है। तो मैं आगे आपको बता भी दूंगा, जब राइबोसोम पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर मैं आपको अलग से लिख दूंगा कि ATS टाइप के अंदर कहाँ कहाँ पे होता है, ये जो कोशिका द्रव का जो कोशिका द्रव होता है, ठीक है ना, यूकैरियोटिक कोशिका का कोशिका द्रव तथा RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये होते हैं 80 प्रकार के राइबोसोम। इतना क्लियर हुआ, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट अपन को याद रखने हैं। ओके फाइन, तो इसको रफ करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट आगे। दूसरा कोशिकांग पढ़ते हैं अपन लोग, जिसका नाम है गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपरेटस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये सभी नाम गोल्जी काय के ही है, ठीक है दोस्तों। ओके, अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, क्योंकि ऐसा जो मौका अभी आया है 15 दिसंबर CBT फर्स्ट एग्जाम आपको होने वाला है, इतनी सारी वैकेंसीज निकली है, मुझे नहीं लगता आगे आने वाले 2-3 साल में फिर से ऐसा मौका आएगा। तो दोस्तों टूट पड़ो, अच्छे से मेहनत करो और निकलो, बस सीधी सी बात है, सिलेक्शन लो। ओके फाइन, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ आप लोग गोल्जी का, यानी कि गोल्जी बॉडी, ठीक है, गोल्जी का, गोल्जी बॉडी। गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी। यहां पर साइंटिस्ट का नाम अपन को याद रखना है, कैमिलो गोल्जी, ठीक है ना, कैमिलो गोल्जी अपन को साइंटिस्ट का नाम याद रखना है। इन्होंने खोजा और इन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए, ताकि इनकी आत्मा को शांति मिले, इसके नाम के ऊपर ही इस कोशिकांग का नाम रख दिया गोल्जी काय, ठीक है ना। बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। क्या किया इन्होंने, उल्लू या फिर ऐसे जानवर था, उल्लू मान लो आप, उल्लू के अंदर इन्होंने कोशिकाओं के अंदर इस गोल्जी काय को देखा और इसको अभिरंजित किया था ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड और सिल्वर साल्ट से। वैसे इतना कोई पूछता नहीं है, लेकिन नॉर्मली आप सुन लो, ठीक है। तो उसके बाद इन्हीं के नाम के ऊपर इस कोशिकांग का नाम रखा गया गोल्जी काय। ये तो हो गई बात। अब बात करते हैं इसके अंदर एक्स्ट्रा पॉइंट्स की, जैसे की पॉइंट वगैरह अपन लोग पढ़ते हैं, समझना ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को याद रखना है कि ये भी एकल झिल्लीबद्ध कोशिकांग होते हैं, झिल्लीबद्ध कोशिकांग होता है, यानी इसके बाहर भी सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन होती है, कोशिकांग होता है, यानी इसके बाहर भी क्या होती है, केवल सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है। सिंपल सी बात ये होगी, ठीक है भाई, याद रखना इस चीज को। ओके, अब मैं आपको बताता हूं, समझना ध्यान से, ये कहां पर होता है। जैसे कि अभी अपन ने केंद्रक बनाया था, ठीक है, ये केंद्रक है। ओके, केंद्रक दोहरी झिल्लीयुक्त होता है, बिल्कुल दोहरी झिल्लीयुक्त है। ओके, बीच बीच में इसमें पोर होते हैं, ठीक है, समझ गए सर, पोर होते हैं, छिद्र होते हैं। अब यहाँ पर अपन ने बनाया था अभी क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया था अपन ने, ठीक है भैया, ये लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है। यहां से जो पुट्टिकाएं निकलती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो पुट्टिकाएं निकलती है, जो वेसल्स वगैरह निकलती है, वो क्या करती है, जैसे कि ये हो गया, समझ गए होगी, इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, गोल्जी काय।
तो यहां से जो पुट्टिकाएं निकलती है वो किधर से एंटर होती है, तो जो गोल्जिकाएं होते हैं उसके दो फेस होते हैं। जो केंद्र की साइड इसका फेस होता है उसको आप लोग बोलते हैं सिस फेस। क्या बोलते हैं उसको आप लोग? सिस फेस। और जो परिधि की तरफ फेस होता है उसको आप लोग क्या बोलते हैं? ट्रांस फेस। क्या बोलते हैं उसको आप लोग? ट्रांस फेस बोलते हैं। तो जो केंद्र की तरफ है उसको तो आप लोग सिस फेस बोलते हैं, और जो परिधि की तरफ होता है इसका फेस उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? ट्रांस फेस बोलते हैं। इसके दो फेस होते हैं, अपन को याद रखना है। अब ये क्या करता है, जो पुट्टिकाएं होते हैं वो किधर से लेगा, तो याद रखना ये सिस फेस से पुट्टिकाएं लेता है और ट्रांस फेस से इसको बाहर निकालता है। ठीक है, बाहर की साइड इसको भेजता है। तो सिस फेस से तो पुट्टिकाएं लेगा कहां से? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और किधर से भेजता है उसको? ये ट्रांस फेस से बाहर की साइड उसको भेजता है। ओके, तो ये पॉइंट अपन को याद रखना है। ठीक है ना। नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं गोल्जी काय के अंदर ये कहां पर होता है। ठीक है, गोल्जी काय कहां पर होता है। अब नॉर्मली आपने देखा होगा, जो मैं आपको की पॉइंट बता रहा हूं ध्यान से समझना, ये अपना स्पर्म है। ठीक है, जो मेल बॉडी में बनता है, सिंपल सी बात है, ये स्पर्म है और ये इसका हेड पार्ट है, ये नेक है, ये बॉडी हो गया इसका मिडल वाला पार्ट, और ये है इसकी टेल हो गई। ठीक है, थोड़ा हेड सही बना दे भैया, क्योंकि आपको पता है सब कुछ यही है। ओके, सिंपल सी बात करते हैं। अब इस हेड वाले पार्ट के अंदर आपने कभी पढ़ा होगा, इसके अंदर पाया जाता है एक्रोसोम। क्या पाया जाता है? एक्रोसोम। इसको आप लोग क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। तो एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है? याद रखना, गोल्जी काय करता है। शुक्राणु के शीर्ष भाग में एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है? गोल्जी काय करता है। नोट करना इस चीज को, ठीक है ना। शुक्राणु के शीर्ष भाग में एक्रोसोम का निर्माण, इसका कार्य हो गया ना, एक्रोसोम का निर्माण, पहला कार्य तो याद रखना अपन को। दूसरा कार्य की बात करते हैं, इसके अंदर ध्यान से समझना। सेकंड काम क्या होता है? इसका मुख्य कार्य स्त्रावण का होता है, तो वही इसका सेकंड कार्य हो गया। यानी इसका क्या रोल होता है? स्त्रावण, यानी कि ये सिक्रेशन का काम करता है। मुख्य कार्य क्या होता है इसका? सिक्रेशन, स्त्रावण का कार्य होता है। ये पुट्टिकाएं बनाता है, पुट्टिका बना के ये बाहर की साइड भेजता है। ठीक है ना, पुट्टिकाएं बनाता है और उसको बाहर की साइड ये भेजता रहता है। और क्या कार्य इसका? तो नेक्स्ट अपन काम की बात करते हैं। इसके अंदर जो गोल्जी काय का कार्य होता है, ये पादप कोशिका के अंदर, अगर मैं प्लांट सेल की बात करता हूं, पादप कोशिका के अंदर ये कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कार्य है इसका? पादप कोशिका में, यानी प्लांट सेल के अंदर पादप कोशिका में कोशिका भित्ति निर्माण में सहायक। पादप कोशिका के अंदर यह कोशिका भित्ति निर्माण में सहायक होता है गोल्जी काय। तो गोल्जी काय के तीन कार्य अपन को महत्वपूर्ण है, जो अपन को याद रखना है। पहला जो काम है वो क्या है? शुक्राणु के शीर्ष भाग में एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी काय से होता है। दूसरा पॉइंट अपन को याद रखना है, इसका मेन रोल क्या होता है? सिक्रेशन, स्त्रावण का होता है। और तीसरा रोल अपन को, तीसरा कार्य अपन को याद रखना है, पादप कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति निर्माण में ये सहायता करता है। पादप कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति निर्माण में ये सहायता करता है। तो बोलो इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब अपन को ये जो समानांतर संरचनाएं नजर आ रही है, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन लोग? सिस्टर्नी। ठीक है, तो इस गोल्जी काय की इकाई जो होती है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? सिस्टर्नी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको अपन लोग? सिस्टर्नी बोलते हैं। तो ये तो होगी इसकी बातें। ठीक है, ये सारी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट अपन को याद रखने। अब अपन लोग बात करते हैं इसके अन्य नाम की, जो कि इंपॉर्टेंट है। अन्य नाम, तो गोल्जी काय के अन्य नाम की अपन लोग बात करते हैं। ठीक है, पहला अपन को याद रखना है इसके अंदर लिपोकॉन्ड्रिया। लिपोकॉन्ड्रिया दिख रहा होगा, मैं यहां लिख रहा हूं, लिपोकॉन्ड्रिया। एक नाम तो अपन को याद रखना। ठीक है, अन्य नाम लिपोकॉन्ड्रिया किसको बोलते हैं अपन लोग? गोल्जी काय को बोलते हैं। देखने से ऐसा लग रहा है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, शायद ये माइटोकॉन्ड्रिया का होगा। लिपोकॉन्ड्रिया ऐसे कोरिलेट करा ना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया लिपोकॉन्ड्रिया, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हो सकता है ये माइटोकॉन्ड्रिया होगा, और वो 50-50 चांस वाले के अंदर उसको मार करके आ जाते हैं और इनका ये गलत हो जाता है। सेकेंड, इसका जो अन्य नाम है, डिफरेंट नेम है, अदर नेम है, वो क्या है इसका? उसको बोलते हैं अपन लोग ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। इसको अपन लोग ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी बोलते हैं। ठीक है ना, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी अपन किसको बोलते हैं? गोल्जी काय को ही बोलते हैं। क्लियर हो गया इसना? ओके, थर्ड नाम की बात करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये एग्जाम में आया हुआ भी है, तीसरा इसका अदर नेम की बात करते हैं। तो थर्ड इसका नाम है डिक्टियोसोम। थर्ड इसका क्या नाम है? डिक्टियोसोम। इधर मैं लिख रहा हूं हिंदी में
डिक्टियोसोम, ये नाम आपको याद रखना है। डिक्टियोसोम कब बोलते हैं हम? डिक्टियोसोम अपन लोग पादप कोशिका के अंदर उपस्थित गोल्जी काय को क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम बोलते हैं। तो ये यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पादप कोशिका के अंदर, पादप कोशिका के लिए, तो बच्चों याद रखना, पादप कोशिका के लिए गोल्जी काय को अपन लोग क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम बोलते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि पादप कोशिका के अंदर गोल्जी काय के समान संरचना है, ऑप्शन में डिक्टियोसोम मिलेगा, टिक कर देना। अरे यार एक ही चीज है, ठीक है, नाम अलग हो गया बस। पादप कोशिका के अंदर उसी गोल्जी काय को अपन लोग क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम बोलते हैं। और जंतु कोशिका में जो है तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? गोल्जी काय बोलते हैं या गोल्जी बॉडी बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ ना? ठीक है, तो ये सारे पॉइंट अपन को माइंड के अंदर सेट करना है। सारे पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना ज्यादा तो हम खींच के भी नहीं चल रहे, इतना ज्यादा अपन लोग डीप भी नहीं जा रहे, लेकिन हाँ इस लेवल तक को अपन को जीएस आनी ही आनी चाहिए। अगर अपन को एग्जाम फाइट करनी, इतने सारे बच्चों को अपन को बीट करना है, तो ऑब्वियस सी बात है ये लेवल अपने लिए सफिशिएंट है। इतना तो अपन को आना ही आना चाहिए। इतना क्लियर हो गया? ओके, तो अपन लोगों ने देखा अभी अभी दो कोशिकांग अपन ने कवर किया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा गोल्जी बॉडी यानी कि गोल्जी काय। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आपको इंपॉर्टेंट बात क्या रखनी है? आरईआर और एसईआर। आरईआर का क्या रोल होता है? प्रोटीन संश्लेषण। एसईआर का क्या रोल होता है? लिपिड तथा स्टेरॉइड या फिर ग्लिसरॉल वगैरह या कोलेस्ट्रॉल वगैरह का इनका संश्लेषण करता है, इनका निर्माण करता है। उसके बाद अपन को उसके अंदर एक पॉइंट ये याद रखना है कि ये जो होता है वो जालिकावार संरचना बनाती है और केंद्र के चारों तरफ होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अपन बात करते हैं तारक जो तंत्रिका कोशिका होती है, तो तंत्रिका कोशिका के अंदर जो निषेल कणिकाएं बनाती है, तो निषेल कणिका किसके बनी होती है? आरईआर प्लस राइबोसोम, जिसका कार्य प्रोटीन का संश्लेषण का होता है। क्लियर है इतना? ओके, उसके बाद अपन लोग देखा गोल्जी काय। तो गोल्जी काय के अंदर अपन लोग क्या देखा? इसके पहले तो अदर नाम अपन को याद होने चाहिए, ठीक है, और कैमिलो गोल्जी साइंटिस्ट का नाम अपन को याद होना चाहिए। एकल झिल्लीबद्ध कोशिकांग होता है, ऑब्वियस बात है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कैसा होता है? एकल झिल्लीबद्ध कोशिकांग होता है। सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स होता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट अपन ने इसके अदर नाम देखे। लिपोकॉन्ड्रिया, इसको अपन लोग बोलते हैं। ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल अपन गोल्जी काय को ही बोलते हैं। डिक्टियोसोम, जो पादप कोशिका के अंदर गोल्जी काय होता है, उसके लिए अपन लोग कौन सा टर्म यूज करते हैं बच्चों? डिक्टियोसोम टर्म्स अपन उसके लिए यूज करते हैं। तो याद रखना, स्टार मार्क करके लिख लेना इसको। पादप कोशिका के लिए गोल्जी काय को क्या कहा जाता है? डिक्टियोसोम कहा जाता है। ठीक है, जिसके दो फेस होते हैं, एक तो सिस फेस होता है जो किधर होता है? केंद्र की साइड होता है, और ट्रांस फेस जो होता है वो परिधि की साइड होता है। तो सिस फेस के थ्रू ही ये क्या करता है? वेसिकल्स को एंटर करवाता है, जबकि ट्रांस फेस के थ्रू क्या करवाता है? ये उन वेसिकल्स को बाहर की साइड भेजता है, यानी स्त्रावण का काम करता है। तो ऑब्वियस सी बात है ये वेसिकल्स कहां जाएगी? सीधी बाहर जाती है। नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं, ये कार्य की बात करें तो ये स्तंभ के अंदर शीर्ष भाग में एक्रोसोम का निर्माण करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है? ये गोल्जी काय ही करता है। जंतु कोशिका है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और सिक्रेशन का काम हो गया। पादप कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति निर्माण में सहायता करता है, ठीक है। ये पॉइंट भी अपन को याद रखना। प्लांट सेल के अंदर जो सेल वॉल होती है उसके फॉर्मेशन के लिए भी ये हेल्पफुल होता है। तो ये सारी बातें किसके लिए? गोल्जी काय के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अपन लोग कोशिका कौन कौन से पढ़ने वाले? नेक्स्ट अपन लोग पढ़ेंगे राइबोसोम पढ़ेंगे, लाइसोसोम पढ़ेंगे, तारक काय पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनको भी अपन लोग जल्दी से कवर करते हैं। क्लियर हो गया इतना? तो ये रफ कर दें, ओके। गर्मी तेज आज। साथ साथ नोट्स बनाते चलो। अगर आप पहली बार नोट्स बना रहे हो, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो उसके अंदर आप ऐड करते रहो जो एक्स्ट्रा पॉइंट दिखता है आपको, ठीक है। जो लिखा हुआ वो तो अच्छी बात है, अगर एक्स्ट्रा पॉइंट आपको नजर आता है तो वो भी इसके अंदर लिख लेना यहां से देखकर। ओके, क्लियर हो गया इतना? ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ। राइबोसोम। राइबोसोम साइंटिस्ट का नाम अपन को एक ही याद रखना, वो है पैलेड। कौन है भैया? पैलेड। पैलेड भाई साहब सन 1955 के अंदर पैलेड, ठीक है, ओके। वैसे इन्होंने नाम दिया था, लेकिन कई बुक्स के अंदर खोजकर्ता भी इनको दे रखा, पता नहीं, लेकिन नाम इन्होंने दिया था, ठीक है। खोजकर्ता भी कई जगह यही दे रखा होता ऑप्शन के अंदर भी, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं राइबोसोम के बारे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। राइबोसोम जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? किस चीज के तत्व होते हैं? किसके ये बने होते हैं? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? मैं यहां पर देखो की पॉइंट लगा रहा हूं ना, की पॉइंट।
की पॉइंट जहां से सीधा सीधा क्वेश्चंस बनता है, किसके बने होते हैं? पहला पॉइंट, ये बने होते हैं राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के। किसके? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं, या प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट तो अपन को याद रखना है। शॉर्ट में इसको RNP बोलते हैं, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, RNP बोलते हैं। पहला की पॉइंट अपन को याद रखना है। दूसरा की पॉइंट दोस्तों अपन को याद रखना, यह सूक्ष्मतम कोशिकांग होता है। क्या? सूक्ष्मतम कोशिकांग। क्या होता है? यह सूक्ष्मतम कोशिकांग होता है। कोशिकांग में कोशिकांग, इसी को बोलते हैं कोशिकांग में कोशिकांग। क्या होता है? इसी को बोलते हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर इसने पेलेट भाई साहब ने क्या किया, देखो 1955 के बारे में इसका नाम दिया था, तो पेलेट के नाम के आधार पर अपन इसको बोलते हैं पेलेट कणिका भी बोलते हैं, पेलेट कणिका। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है पेलेट पार्टिकल या पेलेट कणिका किसको बोलते हैं, तो राइबोसोम को अपन लोग क्या बोलते हैं? पेलेट पार्टिकल या पेलेट कणिका अपन इसको बोलते हैं। ठीक है, और की पॉइंट की बात करते हैं तो झिल्लिका विहीन इसके ऊपर किसी भी प्रकार की मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। ये मैंने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है राइबोसोम के बारे में। इसके बाहर किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती है। ठीक है ना, तो झिल्लिका विहीन यानी अब्सेंट, तो मेम्ब्रेन लेस होता है, याद रखना। ये मेम्ब्रेन लेस होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट अपन को याद रखने हैं। ठीक है, ओके। ये कार्य क्या करता है? ये करता है प्रोटीन का निर्माण। क्या कार्य करता है? ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसलिए अपन इसको प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, फैक्ट्री। इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। तो याद रखना, प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हैं अपन लोग? राइबोसोम को बोलते हैं, राइबोसोम को बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ क्या पॉइंट? ये सारे की पॉइंट क्लियर हुए अपने। ओके, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं, सूक्ष्मतम कोशिकांग होता है। कोशिकांग में कोशिकांग इसी को बोलते हैं झिल्लिका विहीन, इसके बाहर किसी भी प्रकार की मेम्ब्रेन नहीं होती है। इसके वितरण की बात करते हैं। ठीक है, इसके वितरण की बात कर लेते हैं। तो जो राइबोसोम होता है, ध्यान समझना, राइबोसोम जो होता है, एक तो होता है 80S प्रकार का, 80S प्रकार का, और एक होता है 70S प्रकार का। 80S टाइप का, एक होता है 70S टाइप का। ठीक है, 80S प्रकार का जो राइबोसोम होता है वो कहाँ कहाँ मिलता है, ये अपन को इंपॉर्टेंट बात याद रखनी। एक तो मिलता है RER, जैसे कि अभी अपन ने बात किया था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और मिलता है ये साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव। ठीक है, कोशिका द्रव जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें सारे कोशिकांग घूमते रहते हैं। ठीक है, केंद्र के चारों तरफ, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव। अब बात करते हैं 70 प्रकार का राइबोसोम। तो प्रोकैरियोट्स में यही होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है, और ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। कहां होता है? और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी ये होता है। कौन? राइबोसोम। कौन सा टाइप का? 70S टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पर 80S हो गया जो कि RER और साइटोप्लाज्म में होता है। 70 प्रकार का प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी होता है। सीधी सी बात है। ओके, अब बात करते हैं 80S टाइप का जो राइबोसोम होता है, इसकी लार्ज यूनिट और स्मॉल यूनिट कौन कौन सी होती है। तो 80S टाइप का जो राइबोसोम होता है उसकी लार्ज यूनिट यानी बड़ी यूनिट और छोटी यूनिट की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो लार्ज यूनिट होती है, बड़ी इकाई जो होती है, बड़ी इकाई वो होती है 80S वाले की 60S। क्या होती है वो? 60S होती है। वहीं अगर बात करें छोटी इकाई की, तो वो कौन सी होती है? 40S टाइप की होती है। अगर 70S टाइप के राइबोसोम की बात करते हैं तो इसकी जो लार्ज यूनिट होती है, लार्ज यूनिट होती है, एंड स्मॉल यूनिट होती है। लार्ज यूनिट कौन से टाइप की होती है? 50S टाइप की। स्मॉल यूनिट 30S टाइप की। दिख रहा होगा नीचे कोने में। ओके, एकदम से नजर आ रहा है, अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, तो ये दोनों यूनिट्स अपन को याद रखनी है 70S प्रकार एंड 80S प्रकार के अंदर। तो इतना क्लियर हो गया राइबोसोम के बारे में, अपन ने सब कुछ जान लिया। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन अपन इसको बोलते हैं, सूक्ष्मतम कोशिकांग अपन इसको बोलते हैं, कोशिकांग में कोशिकांग बोलते हैं, झिल्लिका विहीन अपन इसको बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री अपन इसको बोलते हैं, प्रोटीन का ये संश्लेषण करते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट जानते हैं, एक दो और।
ध्यान से देखना, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, राइबोसोम की मान लो 80S टाइप का राइबोसोम है, सपोज वी हैव 80S टाइप, सपोज हमारे पास 80S प्रकार का राइबोसोम है, तो 80S में एक तो होती है स्मॉल यूनिट और एक होती है लार्ज यूनिट, ठीक है, छोटी यूनिट यानी छोटी इकाई, एक होती है बड़ी इकाई। तो आपस में ये किसके द्वारा जुड़े होते हैं, यानी कौन से आयन के द्वारा ये जुड़े होते हैं, तो याद रखना ये Mg+2 आयन के द्वारा ये जुड़े होते हैं, मैग्नीशियम आयन के द्वारा ये जुड़े होते हैं। मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन ही इनको बना के रखती है, वही इनके ऊपर डिपेंड रहती है कि डायमर बनाएगा, ठीक है, डायमर यानी 2 जुड़ेगा कि ये 4 जुड़ेगा, तो 2 के बाद में 4 ऐसे जुड़ते रहते हैं। ओके, तो Mg+2 जो आयन होता है वही दोनों राइबोसोम की इकाइयों को जोड़ने का कार्य करता है। अगर कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भैया दोनों छोटी व बड़ी इकाई राइबोसोम की जो होती है वो कौन से आयन के द्वारा जुड़ी होती है, तो याद रखना Mg+2 आयन के द्वारा जुड़ी होती है। आई थिंक राइबोसोम वाला फंडा क्लियर हो गया आप सभी का, ठीक है ना, राइबोसोम वाला पूरा फंडा क्लियर हो गया होगा। और की पॉइंट वगैरह सारे अपन को याद रखना, सूक्ष्मतम कोशिकांग होते हैं, कोशिकांग में कोशिकांग बोलते हैं, झिल्लिका विहीन होता है, और सारे पॉइंट इसके अंदर आ गए जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, तो अपन इसके कवर कर लिया है। प्रोटीन का संश्लेषण अपन इसको बोलते हैं, ठीक है भाई, बढ़िया एकदम मस्त। तो ये लो राइबोसोम भी कंप्लीट हुआ अपना। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट और देख लेते हैं इसके अंदर फिर अपन लोग। अब नेक्स्ट आता है लाइसोसोम के बारे में देख लेते हैं। लाइसिस गलाना, ठीक है ना, लाइसिस का मतलब क्या होता है, गलाना, तोड़ना, अपघटन करना, लाइसोसोम। आ जाओ भैया नेक्स्ट कोशिकांग की तरफ चलते हैं अपन लोग। लाइसोसोम, सब बना, साइंटिस्ट का नाम डी ड्यूवे, सन 1958 डी डी याद रखना, ठीक है। लाइसोसोम के अंदर लाइसोसोम जो होता है वो एकल झिल्लीयुक्त कोशिकांग होता है। पहला पॉइंट अपन को याद रखना, एकल झिल्लीबद्ध कोशिकांग, यानी इसके बाहर सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है। पहला पॉइंट अपन को ये याद रखना है। सेकंड पॉइंट की अपन लोग बात करते हैं, लाइसोसोम जो होता है, ध्यान से समझना इस चीज को, ध्यान से सुनना इस चीज को। लाइसोसोम जो होता है उसको ये क्या करता है, कोशिका के अंदर कोई भी मान लो कोशिकांग हो गया, वो खत्म हो गया, डेड हो गया, सलट गया, मर गया, जैसे मान लो माइटोकॉन्ड्रिया खत्म हो गया, सपोज करना, अब उसका कोई काम नहीं है कोशिका के अंदर, लाइसोसोम भाई उसके पास जाएगा, उसके पास अटैच करेगा, चिपकेगा, उसको अंदर लेगा, और अंदर लेने के बाद उसको कंप्लीटली खत्म कर देता है, उसका लाइसिस कर देता है, उसको गला देता है, खत्म कर देता है, डिस्ट्रॉय, ठीक है। इसका मतलब अपन इसको क्या बोलते हैं, कोशिका का, ध्यान समझना, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, कोशिका का सफाई कर्मी अपन इसको बोलते हैं। कोशिका का सफाई कर्मी किसको बोलते हैं, अगर क्वेश्चन आता है तो आपको बताना पड़ेगा, लाइसोसोम को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, कोशिका का सफाई कर्मी अपन लोग लाइसोसोम को बोलते हैं। इसी के साथ साथ एक केस और बताता हूं मैं आपको, एक केस और रखता हूं आपके सामने। मान लो कोई कोशिका है वो काम करना बंद कर दी, कोशिका है, अब मान लो कि वो क्षीण हो गई, कोशिका कोई कार्य नहीं कर रही है, ठीक है, वृद्ध हो गई है, वो सलटने वाली है, खत्म होने वाली है। अब मान लो अब कोशिका किसी काम की भी नहीं है और खत्म भी होने वाली है, अब वो प्रॉब्लम ही क्रिएट करी ना कहीं अपन को, ठीक है, वो किसी काम की भी नहीं है, ठीक है। अब ये जो लाइसोसोम होते हैं वो क्या करते हैं, पूरी कोशिका के अंदर जितने भी लाइसोसोम होते हैं वो सभी फट जाते हैं, रैप्चर हो जाते हैं। जैसे ही लाइसोसोम फट जाएंगे तो इसके अंदर उपस्थित अम्लीय हाइड्रोलेजेज जो एंजाइम्स होते हैं वो पूरी कोशिका द्रव के अंदर बिखर जाता है, और फिर क्या होता है, पूरी कोशिका को ये खत्म कर देते हैं, पूरी कोशिका को ये गला देते हैं, पूरी कोशिका तहस नहस साफ हो गई। यानी कि खुद के अंदर खुद की जो मौत के जिम्मेदार वो कौन है, खुद है। खुद कोशिका की मौत के जिम्मेदार कौन है, ये खुद है। इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, सुसाइड बेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन लोग, सुसाइड बेग बोलते हैं,
ठीक है ना, क्या बोलते हैं अपन इसको, सुसाइड बैग, आत्मघाती थैली अपन इसको बोलते हैं, सुसाइड बैग, आत्मघाती थैली अपन इसको बोलते हैं। दोनों केस क्लियर हुए ना। सफाई कर्मी का मतलब जैसे कोई कोशिकांग खराब हो गया तो उसको पचा डालता है, और खुद कोशिका खराब हो गई तो ये पूरी कोशिका को भी ये खत्म कर सकता है, यानी खुद ही मौत का जिम्मेदार बन सकता है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग, आत्मघाती थैली अपन इसको बोलते हैं। अब क्या होता है इसके अंदर, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था, वो सारे पॉइंट अपन को लिखने हैं। इसमें 40 से भी ज्यादा अम्लीय हाइड्रोलेजेस अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। लगभग सभी प्रकार के अपघटनीय एंजाइम इसके अंदर पाए जाते हैं जो कि अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, लाइपेज हो गया, ठीक है, प्रोटीएज हो गया, ये सारे जो एंजाइम्स होते हैं वो सभी इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये पूरी कोशिका को पचाने का भी काम करता है, पूरी कोशिका को खत्म करने का भी ये कार्य करता है, इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग अपन इसको बोलते हैं। क्लियर हुआ इतना? ओके। कोशिका का सफाई कर्मी जरूर से आपको याद रखना है, ठीक है, लाइसोसोम का वगैरह ये हो गया। ओके, तो इसके अंदर तो मुझे लगता है बस इतना ही पॉइंट रहता है और इसमें कुछ खास है नहीं, एकल झिल्लीबद्ध कोशिकांग हो गया। ओके, तो ये क्लियर हो गया ना, तो याद रखना अपन को ये सब, ठीक है। नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट बात करें तो तारक काय की बात कर लेते हैं, ठीक है। तारक काय मतलब सेंट्रोसोम, क्या बोलते हैं उसको अपन लोग, सेंट्रोसोम। तारक काय सेंट्रोसोम की बात करते हैं, समझना ध्यान से। पहली बात तो यह कर लेते हैं कि ये किस में पाया जाता है और किस में नहीं पाया जाता है। टी बोवेरी, साइंटिस्ट का नाम भी अगर याद रखना चाहो तो टी बोवेरी, ठीक है ना, 1888, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं किसके अंदर पाया जाता है और किसके अंदर नहीं पाया जाता। जो तारक काय होता है वो जंतु कोशिका में, ये जंतु कोशिका में पाया जाता है और भैया पादप कोशिका में अब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। याद रखना पहला पॉइंट ये, जंतु कोशिका में तो पाया जाता है लेकिन पादप कोशिका में ये अनुपस्थित होता है। सिंगल पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं इसके अंदर तारक काय जो होता है, तारक काय में दो तारक केंद्र पाए जाते हैं, दो तारक केंद्र होते हैं, दो तारक केंद्र होते हैं। मतलब क्या है समझना, दो सेंट्रियोल अपन इनको बोलते हैं, ठीक है। सेंट्रोसोम के अंदर कितने सेंट्रियोल होते हैं, दो सेंट्रियोल, दो तारक केंद्र होते हैं और ये दोनों ही एक दूसरे के समकोण पर होते हैं भैया, याद रखना, एक दूसरे क्या होते हैं, समकोण पर होते हैं, यानी कि 90 डिग्री के ऊपर ये होते हैं। किसके समान होते हैं ये, बैलगाड़ी के पहिए के समान। तो ये भी मैं लिख रहा हूं, बैलगाड़ी के पहिए के समान, पहिए के समान इनकी संरचना होती है, बैलगाड़ी के पहिए के समान इनकी संरचना होती है, बैलगाड़ी के पहिए के समान इनकी संरचना होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग, ये प्लांट के अंदर तो नहीं होते लेकिन जंतु कोशिका में तो होते हैं। तो जंतु कोशिका के अंदर कौन सी प्रावस्था में इनका डुप्लीकेशन हो जाता है, ये डबल हो जाते हैं, क्वेश्चन आता है यहां से। तो याद रखना तारक काय कोशिका विभाजन की एस प्रावस्था, याद रखना दोस्तों, एस प्रावस्था में डबल हो जाते हैं, इनका द्विगुणन होता है, ठीक है। कौन सी प्रावस्था के अंदर, तो याद रखना कोशिका विभाजन की एस प्रावस्था में ये डबल हो जाते हैं, इनका द्विगुणन हो जाता है। उसके बाद ये प्रोफेज के अंदर क्या होता है, अपोजिट पोल की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं। ये अपन लोग पढ़ेंगे जब अपन लोग सेल डिवीजन स्टार्ट करेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है ना। ओके, अब जंतु कोशिका के अंदर, जंतु कोशिका में क्या करते हैं, ये कोशिका विभाजन में मदद करते हैं, कोशिका विभाजन में मदद करते हैं, ठीक है ना, मदद करते हैं। और क्या बनाते हैं, तर्कतंतु का निर्माण करते हैं।
तर्कुतंतु, तर्कुतंतु का ये निर्माण करते हैं, ठीक है ना। दो तारक केंद्र से मिलकर बने होते हैं, मैंने आपको कहा दिया दो तारक केंद्र। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके ऊपर भी किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, याद रखना। तीन चीजें मैंने इंपॉर्टेंट बताई थी, एक तो राइबोसोम, राइबोसोम के बाहर भी किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती, तारक केंद्र के बाहर भी नहीं होती, और केंद्रिका, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो तारक केंद्र के बाहर या तारक केंद्र झिल्लिका विहीन होता है, इसके बाहर किसी भी प्रकार की मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, यह भी कैसा होता है, झिल्लिका विहीन होता है। ओके, चलिए थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, ध्यान समझना। जैसे अभी अपन ने शुक्राणु देखा था, जैसे अभी अपन ने शुक्राणु देखा था, ठीक है, मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है, मैं डायग्राम थोड़ा सा बना देता हूं ताकि समझ में आ जाए। ओके, ध्यान समझना। शुक्राणु की जो टेल होती है, शुक्राणु की जो टेल होती है, शुक्राणु की जो पूंछ होती है, उसके निर्माण में भी जो तारक केंद्र होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। तो शुक्राणु की पूंछ निर्माण में तारक केंद्र सम्मिलित होता है, यानी तारक केंद्र का रोल होता है, सीधी सी बात है। शुक्राणु की टेल के अंदर क्या होता है, तारक केंद्र का कंट्रीब्यूट होता है, उसका ये रोल होता है। ये पॉइंट अपन को याद रखना है। इसके हेड वाले पार्ट की अपन ने बात के लिए एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है, गोल्जी काय करता है। वही अगर बात करें टेल का निर्माण कौन करता है, दोस्तों याद रखना, तारक केंद्र का रोल होता है, तारक केंद्र काम करता है। तो तारक केंद्र इसकी पूंछ का निर्माण करता है, शुक्राणु की पूंछ का निर्माण करता है। और बीच वाला पोर्शन अपने देख लिया था माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, देखो तीनों बात अपने देख ली। ये एक्रोसोम हो गया, गोल्जी काय, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, सीधी सी बात अपने देखा था। और देन पूंछ की बात करते हैं तो इसका जो निर्माण होता है वो तारक केंद्र करता है। पूंछ का निर्माण कौन करता है दोस्तों, तारक केंद्र करता है। तो तारक केंद्र का काम क्या हो गया, ठीक है, तो आप लोगों को पता चल गया होगा इसका रोल क्या है। ये कोशिका विभाजन के लिए सहायक है, किसमें, जंतु कोशिका के अंदर, पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है, इसके बाद किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है। साथ ही साथ एक पॉइंट और याद रखना, ये सीलिया तथा फ्लैजिला के निर्माण में भी सहायक है, ठीक है। यह सीलिया तथा फ्लैजिला के निर्माण में भी सहायक है, ठीक है, निर्माण में भी सहायक है। तो सीलिया और फ्लैजिला के जो बॉडी वाला पार्ट होता है, जो हुक वाला पार्ट होता है, तो वहां पर इसी का ही अरेंजमेंट होता है, तारक केंद्र का ही। सिंपल सी बात है। तो ये सारे पॉइंट्स अपन को याद रखने हैं इससे रिलेटेड, ठीक है ना। तो सारे पॉइंट अपन को याद रखने हैं। ये कोशिका विभाजन के समय तर्कतंतु का निर्माण करते हैं। जब कोशिका विभाजन होती है तो विभाजन के कौन सी अवस्था के अंदर ये डबल हो जाते हैं, तो एस प्रावस्था के अंदर इनका डुप्लीकेशन हो जाता है, इनका द्विगुणन हो जाता है। किन में, जंतु कोशिका में। पादप कोशिका में तो होते ही नहीं है, सीधी सी बात है। पादप कोशिका में तो ये अनुपस्थित होते हैं। तो मैं पूरा समराइज कर रहा हूं जो अपन ने आज पढ़ा था। पहले अपन ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो एकल झिल्लीयुक्त कोशिकांग होते हैं। क्या, एकल झिल्लीयुक्त कोशिकांग होते हैं। सिंपल सी बात है। कहां पर होते हैं, केंद्र के जस्ट पास होते हैं। और उसके बाद अपन ने पढ़ा था कुछ पार्ट के अंदर यहाँ पर राइबोसोम पाया जाता है, इसके कुछ पार्ट के अंदर राइबोसोम नहीं पाया जाता है। और जहां पर राइबोसोम यानी दानेदार संरचना पाई जाती है उसको अपन लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। जिसमें नहीं होती उसको अपन लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो काम होता है वो क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण का होता है। वही अगर बात करें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका रोल क्या होता है, लिपिड तथा स्टेरॉइड संश्लेषण का काम होता है। आरईआर जो होते हैं, आरईआर पर राइबोसोम जो होते हैं वो निसेल ग्रेन्यूल्स के अंदर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। जो निसेल ग्रेन्यूल्स होते हैं वो आरईआर प्लस राइबोसोम का ही बना होता है, जिसका मेन रोल क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। देन आप लोगों ने बात की थी गोल्जी काय। गोल्जी काय जो होती है जिसकी इकाई क्या होती है, सिस्टर्नी होती है। कैमिलो गोल्जी साइंटिफिक नाम अपन को याद रखना है, सिंपल सी बात है। ओके, वो भी सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, एकल झिल्लीबद्ध कोशिकांग होता है, जिसका मेन रोल क्या होता है, स्त्रावण का रोल होता है। साथ ही साथ ये पादप कोशिका के अंदर जो कोशिका भित्ति का निर्माण करती है, और जो शुक्राणु होते हैं उसके अंदर एक्रोसोम का निर्माण भी ये करती है। इसका जो स्त्रावण होता है, ये स्त्रावण का कार्य इसका मेन रोल होता है। तो ये आपको याद रखना है। इसके दो फेस होते हैं, सिस और ट्रांसफेस होते हैं, जिसकी इकाई क्या होती है, सिस्टर्नी इसकी इकाई होती है। सिंपल सी बात है। ओके, देन अपन लोगों ने बात किया था इसके अंदर राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है उसको अपन लोग प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटीन
फैक्ट्री बोलते हैं। साथ ही साथ राइबोसोम जो होता है वो 17 प्रकार का होता है, 80 टाइप का होता है। 17 प्रकार राइबोसोम कहाँ कहाँ पे होता है तो याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है। 80 प्रकार का राइबोसोम कहाँ पे होता है तो कोशिका द्रव तथा RERF एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होता है। ये सारे पॉइंट अपन को कवर करने हैं। और इसी के साथ साथ अपन ने देखा था राइबोसोम जो होता है वो सबसे सूक्ष्मतम कोशिकांग होता है और इसको अपन लोग कोशिकांग में कोशिकांग भी बोलते हैं क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। सिंपल सी बात है। ओके, देन अपन ने स्टार्ट किया था ये लाइसोसोम वाला। तो लाइसोसोम के अंदर अपन ने देखा था कि इसको अपन लोग सुसाइडल बैग बोलते हैं, इसको अपन लोग सफाई कर्मी बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्या करता है, इसके अंदर 40 या 50 के लगभग जो अपघटनीय एंजाइम होते हैं, जो अम्लीय हाइड्रोलाइजेज अपघटनीय एंजाइम होते हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है ना, जो किसी भी प्रकार के पदार्थ को ये पचाने में सक्षम होता है। ये भी सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है जो पुट्टिका के रूप में होती है, ठीक है, वेसल्स के फॉर्म में होती है। ओके, देन अपन ने सेंट्रोसोम की बात की थी, केंद्रक तारकाय की बात की थी, सेंट्रोसोम मतलब तारकाय की बात की थी। तो ये भी कोशिका विहीन संरचना होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ बात करें इसके अंदर तो इसका जो साइंटिस्ट का नाम है टी बोवेरी, अपन को ये याद रखना है 1888 के बारे में। उसके अंदर अपन ने देखा था कि जंतु कोशिका में तो होता है लेकिन पादप कोशिका में नहीं होता। अगर जंतु कोशिका में होता है तो ये कोशिका विभाजन के लिए तर्कोतंतु का निर्माण करता है। वहीं अगर बात करें तो ये एस प्रावस्था के अंदर डबल हो जाते हैं। कब? कोशिका विभाजन की एस प्रावस्था के अंदर ये डबल हो जाते हैं। शुक्राणु के अंदर पूंछ का निर्माण कौन करता है? ये तारकाई करता है। साथ ही साथ सीलिया फ्लैजिला के अंदर भी इसका रोल होता है। ये सारे बात अपन को, सारे पॉइंट्स अपन को इसके लिए याद रखने हैं। बोलो क्लियर हुआ इतना? है ना, एकदम इजी, छोटा सा पॉइंट है देखो, लेकिन आपको की पॉइंट जो होते हैं वो सारे कैच करने, और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे तो वही की पॉइंट से आपको क्वेश्चन वापस से रिपीट होते रहेंगे। और कोशिका जो होती है जनरल साइंस के अंदर भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बहुत ज़्यादा मेजर पार्ट इसी का आता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा आज का सेक्शन। तो आज के सेक्शन में बस इतना ही, अपन लोग कल वापस शाम 6 बजे मिलेंगे, ठीक है। इसके आगे अपन लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सभी को थैंक यू सो मच, और भैया अच्छे से पढ़ाई करो, मस्त मन लगा के, क्योंकि अब जो अपने पास ये गोल्डन चांस मिला है, अब ये मत सोचना कि अब जल्दी वापस आएगा, नहीं। अब वही 2-3 साल की अगर एग्जाम लग जाएगी तो अभी, ठीक है ना। फिर अब उम्मीद मत करना कि अब तुरंत आ जाएगी, नहीं। अभी आप देखो ना कितनी मशक्कत के बाद एग्जाम डेट उन्होंने दी है। जब सारे लोग ट्विटर के ऊपर हंगामा मचाए थे तब जाकर उन्होंने जो एग्जाम डेट है वो डिक्लेयर किया 15 दिसंबर। तो अपन को इसको गोल्डन चांस लेके चलना है, और काफ़ी नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है। तो भैया पढ़ने वाले भी आपको पता है बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट है, और अब जितने स्टूडेंट्स ने अब तक कितना भी मेहनत किया हो, कितना भी मेहनत नहीं किया हो, स्टार्टिंग से लेकर वो 2019 से लेकर वो से मेहनत कर रहे हो, लेकिन जो बच्चा अभी इन 3 महीनों के अंदर सतर्क होकर पढ़ेगा, इन 3 महीनों के अंदर अच्छे लगन और मेहनत से पढ़ेगा, तो उसका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। क्योंकि लॉकडाउन के अंदर मुझे नहीं लगता किसी बच्चों ने इतनी ज़्यादा पढ़ा होगा, लेकिन अब जो एग्जाम डेट फिक्स कर दी है तब बच्चों को ऐसा लगा कि यार अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो बच्चे लग गए हैं खतरनाक पढ़ने के लिए, और दिन रात एक करें। तो आपको भी अभी जो पढ़ाई है वो एकदम से पीक के ऊपर रखना, चरम के ऊपर रखना, सब कुछ टॉपिक वाइज आपको क्लियर करना है। साथ ही साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कॉम्पिटिटिव या वनडे एग्जाम्स के लिए, तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा रखना है। हम लोग भी क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा लेंगे, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे। तो जैसे टॉपिक कंप्लीट होता है आप देखना सेल बायो के कितने सारे क्वेश्चंस आप लोग करते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और ध्यान रखना अपना। बाय बाय, टेक केयर।